नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है वियतनाम वॉर, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी है कोल्ड वॉर की। जो भी बीए प्रोग्राम या फिर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री लगा है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वियतनाम वॉर की केस स्टडी, जो हमें कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से करनी है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वियतनाम युद्ध है उसकी चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो वियतनाम वॉर थी ये किस पृष्ठभूमि में हुई थी, इसके पीछे क्या क्या परिस्थितियाँ थी जिसने इसको मजबूर किया। ठीक है, और कई बार तो कोल्ड वॉर पर सवाल भी उठाया जाता है कि इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा गया, या फिर जो उसकी परिभाषा है कोल्ड वॉर की कि इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ। तो इसके कई बार सवाल उठाए जाते हैं क्यों, क्योंकि देखिए अब वियतनाम का एग्जांपल लो, चाहे चाहे कोरिया का एग्जांपल लो, यहाँ पे दोनों ही फ्रंट आमने सामने थे। ठीक है, और इन्होंने पूरी तरह से उन दोनों ही देशों को तबाह कर दिया। आप दोनों की हालत देख सकते हैं आज भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से इसका अध्ययन। सबसे पहले जो वियतनाम है, यह उपनिवेश का जो ये घटना है वियतनाम युद्ध, ये उपनिवेशवाद का परिणाम है। यानी कि जो कॉलोनाइजेशन तेज़ी से उस समय में चल रहा था, अपने पीक पे था। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो क्या कर रही थी, जो छोटे छोटे देश थे उनको अपने कब्जे में ले रही थी, उनको गुलाम बना रही थी। ठीक है, उनकी रिसोर्सेज को वहाँ से कैप्चर करती थी, अपने यहाँ पे लेके जाती थी, और जो तैयार माल होता था उन रिसोर्सेज का, जो कच्चे माल को तैयार करके जो उपयोगी वस्तु होती थी उसमें बदल के उन्हीं लोगों को महंगे दामों में बेची जाती थी। ठीक है, चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सभी तरह से कॉलोनाइजेशन जो था वो इफ़ेक्टिव रूप से अपना भूमिका अपनी निभा रहा था। अब यही चीज़ हमें देखने को मिली वियतनाम में। वहाँ पे क्या हुआ, 1887 में जो फ्रांस था उसने पूरे वियतनाम पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, 1858 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 1858 में जो फ्रांस है वो वियतनाम पहुंचा और उसने कॉलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे स्टार्ट की। 1887 तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, जो फ्रांस था उसने पूरे एरिया पर वियतनाम के कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, और ये जो एरिया था वियतनाम वाला, इसको क्या कहा, इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चाइना रीजन। अब इस इंडो चाइना रीजन में कौन कौन से देश शामिल थे, तो अगर वर्तमान में बात करें तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो आप देखते हैं मैप पर, उसमें आपको ये तीनों ही कंट्रीज़ उस समय में किस नाम से कहलाती थी, इंडो चाइना के नाम से। ठीक है, अब जो होची मिन थे वो इस समय तक इंडिपेंडेंस पाने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, अगर बात करें 1930 में, जो होची मिन थे ये कौन थे, सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो होची मिन थे वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, इनकी जो स्टडीज़ हुई थी सारी की सारी यूएसएसआर में हुई थी, और जब ये अपनी स्टडीज़ कर रहे थे यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर में उस टाइम पे जो साम्यवाद है, कम्युनिज़्म है, वो बहुत ही पीक पे था अपनी, तो ये भी वहाँ पे प्रभावित हुए थे। यूएसएसआर की जो कम्युनिज़्म की पॉलिसीज़ थे उनको इन्होंने काफ़ी लाइक किया और इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए ये। तो जब इन्होंने देखा कि जो फ्रांस है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो यहाँ पर तेज़ी से अपना दबदबा बना रही है, इन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ मूवमेंट के लिए एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी की स्थापना इन्होंने कब की, 1930 में। ठीक है, इस पार्टी का जो मेन मोटिव था या लक्ष्य था वो क्या था, आज़ादी। किससे, फ्रांस के साम्राज्य से, फ्रांस के उपनिवेशवाद से। ठीक है, उपनिवेशवाद से आज़ादी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ एरियाज़ पर, जो वियतनाम के कुछ एरियाज़ थे, कुछ क्षेत्र थे, उन पर जापान का कब्जा हो जाता है। अब देखिए स्थिति क्या बन रही है, कुछ एरियाज़ पर किसका कब्जा है, फ्रांस पर, और कुछ पर किसका कब्जा है, जापान का। तो अब क्या करना पड़ेगा इसको, जो होची मिन है या फिर वहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रिफॉर्मिस्ट हैं, उनको इन दोनों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक फ्रंट पर फ्रांस से, दूसरे फ्रंट पर जापान से। ठीक है, अब जापान इतना इंटरेस्टेड क्यों हुआ, जापान जो था इस टाइम पे ग्रो कर रहा था, और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुका था पूरी तरह से। तो फ्रांस के पास इतना रिसोर्स नहीं थे कि वो जापान से लड़ पाता इस फ्रंट पे।
दोनों ने क्या किया, दोनों मिलके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने लग गए। अब दोनों से लड़ाई करने के लिए, दोनों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए हो ची मिन ने क्या किया, एक लोक संगठन यानी कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसको वियत मिन कहा। वियत मिन, MINH, ठीक है। इसकी स्थापना कब की, 19 मई 1941 को, 1941 को। अब इसकी विशेषता क्या थी इस ग्रुप की? इस ग्रुप की विशेषता ये थी कि जो वियत, जो मिन है, मिन मतलब लोग, ये पार्टी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन आम लोगों की थी। इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो आम लोग थे। और ज़्यादातर लोग किससे प्रभावित थे? हो ची मिन से, क्योंकि हो ची मिन क्या था, एक पब्लिक लीडर थे वहाँ के, बहुत ही फेमस। इनका बहुत ही, जब डायलॉग देखते थे अपना तो बहुत प्रभावित होते थे इनसे लोग। अब जब दोनों ही देश कब्जा कर लेते हैं इस पर, दोनों ही देश अपनी कॉलोनी बना लेते हैं इसको, तो वियत मिन जो हैं वो किसके पास जाते हैं? USA और चाइना के पास, ठीक है, मदद के लिए। क्यों? क्योंकि USA और चाइना सबसे बड़े दुश्मन थे जापान के इस टाइम तक। दोनों ही किसी खिलाफ थे? जापान के, ठीक है। अब एक तरफ कौन हुआ? फ्रांस, USA, चाइना। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? जापान को पूरी तरह से पस्त कर दिया वहाँ पर। अब जब जापान वहाँ से भागा तो दोबारा क्या किया? फ्रांस ने अपना कब्जा बढ़ाना दोबारा शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब फ्रांस ने अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया, तब दोबारा क्या, वियत जो हो ची मिन थे उनका संघर्ष किससे स्टार्ट हुआ? फ्रांसीसी से, फ्रांसीसी जो कंपनी थी या फिर फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी उससे। अब इसी स्ट्रगल को किस नाम से जाना गया? वियतनाम वॉर, ठीक है। कई जो विद्वान हैं इसे वॉर कहते हैं, तो कई इसको स्ट्रगल कहते हैं। चलो आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला, या पूरा कोर्स क्या है स्ट्रगल का, इस वॉर का। अब जब फ्रांस अपना कब्जा कर लेता है इस पर, तो फ्रांस क्या करता है? अपनी कठपुतली सरकार बिठाने की कोशिश करता है यहाँ पर, यानी कि ऐसी सरकार, कठपुतली सरकार मतलब क्या होता है? अब फ्रांस कहाँ से शासन करेगा? फ्रांस से। वो जो उसकी सरकार से प्रभावित है या उसकी सरकार को मानने वाला है एक आदमी, वो यहाँ पे बिठा देता है, जिसका नाम था बाओडाई। बाओडाई। अब बाओडाई कौन था? जो वियतनाम में 13 एम्पायर था, न्यूगियन डायनेस्टी का, वियतनाम का, उसका वंश था ये बाओडाई, ठीक है। लोग इससे भी इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा, लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। क्यों? क्योंकि राजघराने से आता था ये। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया? ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश की जिसका प्रभाव ज़्यादा हो। इसको लालच दिया कि हम तुमको सत्ता में ला देंगे, तो हमारा साथ देना बस। क्या हुआ? इसने बोल दिया ठीक है, चलिए मिलकर शासन करते हैं वियतनाम पर। अब 1949 तक आते आते जो नॉर्थ इंडो चाइना था उसको हो ची मिन फ्रांस की कठपुतली सरकार से बिल्कुल आज़ाद करा चुका था। अब क्यों आज़ाद करा चुका था? क्योंकि जो हो ची मिन था वो बिल्कुल राज़ी नहीं था कि जो वियतनाम है उस पर किसका शासन हो? बाओडाई का। क्यों? क्योंकि बाओडाई को किसने भेजा था? बाओडाई को भेजा फ्रांस ने। अब उसका मेन मोटिव क्या था हो ची मिन का? फ्रांसीसियों से आज़ादी। अब ये बाओडाई भाई साहब क्या कर रहे थे? फ्रांसीसियों के अंडर शासन कर रहे थे। तो हो ची मिन ने क्या किया? विरोध। हो ची मिन ने विरोध किया, उनका लोगों ने साथ दिया, और जो नॉर्थ वाला रीजन था वियतनाम का उसके उन्होंने मुक्त करा लिया, ठीक है, पूरी तरह से। मतलब जो फ्रांसीसी सरकार थी, कठपुतली सरकार उसकी, उसका प्रभाव वहाँ से ख़त्म हो गया। अब हो ची मिन ने क्षेत्र को कौन सा नाम दिया? नॉर्थ वियतनाम, ठीक है। और बाओडाई वाला जो रीजन था नीचे वाला, उनसे इन्फ्लुएंस जहाँ उनका रूल था अभी तक, उसको नाम दिया गया साउथ वियतनाम, ठीक है। ये दोनों का विभाजन कब हुआ? 1900, मतलब इनकी स्थापना दोनों कब हुई? 1949 में, ठीक है। अब ये दोनों ही जो लीडर थे, चाहे वो बाओडाई हों या फिर हो ची मिन, दोनों ही वियतनाम का यूनिफिकेशन यानी कि एकत्रीकरण चाहते थे, एकीकरण चाहते थे कि दोनों एक हो जाएं, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। अब जो हो ची मिन थे वो चाहते थे कि जब एकीकरण हो तो पूरा वियतनाम कौन से मॉडल पे चले? कम्युनिस्ट मॉडल पर। लेकिन वही जो बाओडाई थे, बाओडाई क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जब एकीकरण हो उसके बाद वियतनाम किस पे चले? कैपिटलिस्ट मॉडल पर। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हो गया, ठीक है। शीत युद्ध, जो शीत युद्ध कहा जाता है ना, वैचारिक संघर्ष, वो यहाँ पर देखने को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया,
ठीक है। अब आप बैकग्राउंड में इसी साथ में देखें साइमल्टेनियसली, तो आप देखेंगे 1949 में ही चाइना में माओवाद की विजय, साम्यवाद, कम्युनिज्म विजय हुई थी उसके। वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन जो था उसकी स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई थी वहाँ पे इलेक्शंस में। तो अब क्या हुआ, जब चाइना वहाँ जीता तो चाइना और यूएसएसआर दोनों ने अप्रत्यक्ष तौर पर जो वियतनाम था उसको सहायता देनी चालू कर दी। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड वॉर था वो क्या था, एक अपनी आइडियोलॉजी को प्रसारित कर रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएसएसआर हो। जब यूएसएसआर और चाइना ने दोनों ने सहायता करनी चालू कर दी नॉर्थ वियतनाम की, यानी कि हो ची मिन वाले रीजन की, तो नीचे से कौन कूद गया उसमें? यूएसए। क्योंकि यूएसए क्या कह रहा था कि अगर हम इस रीजन को छोड़ देंगे तो डोमिनो इफेक्ट प्रभावित होगा। डोमिनो इफेक्ट बोले तो अगर इंडो चाइना रीजन में साम्यवाद की स्थापना हो गई तो धीरे धीरे करके पूरा एशिया साम्यवाद बन जाएगा, साम्यवादी शासन का गढ़ बन जाएगा ये, ठीक है। सारे ही देश साम्यवाद को अपनाने लगेंगे। अब क्या होता है, दोनों में संघर्ष चालू हो जाता है। 1954 तक जो साउथ वियतनाम था उसको हार मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि यूएसए इतना प्रत्यक्ष तौर पर उसका समर्थन दे नहीं पा रहा था। यूएसए चाह रहे थे कुछ उसको मौका मिले कूदने का, लेकिन वो मौका उसको पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो उसका खामियाजा क्या होता है, फ्रांस को हार मिलती है, फ्रांस को शांति वार्ता करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रांस की भी हालत ठीक नहीं थी। ये टाइम अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस पूरा कर्जे में डूबा हुआ था, फ्रांस के ऊपर बहुत सारा ऋण चढ़ा हुआ था, तो उसको उतारने के लिए उसका पैसा नहीं था, तो वो इन्वेस्ट यहाँ कर ही नहीं पा रहा था। तो फ्रांस को क्या करनी पड़ी, शांति वार्ता। अब ये शांति वार्ता कहाँ पे हुई, जेनेवा में, ठीक है। इसे किस नाम से जाना गया, जेनेवा एकॉर्ड्स। अब ये कब हुआ था, 26 अप्रैल 1954 में, जेनेवा एकॉर्ड्स या फिर जेनेवा सम्मेलन। अब इस जेनेवा एकॉर्ड्स में क्या हुआ, इस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को नाम दिया साउथ और एक को नाम दिया नॉर्थ वियतनाम। जबकि फ्रांस जो था उसने पहले ही 1949 में ही लाओस और कंबोडिया को 1953 में, मतलब लाओस को 1949 में और कंबोडिया को 1953 में आज़ादी दे दी थी, ठीक है। तो यही दोनों रीजन बचे थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, जिनको आज़ादी मिलना बाकी था। अब वो उनको आज़ादी देना नहीं चाहता। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर आप देखें तो जो इंडो चाइना का रीजन है या फिर जो वियतनाम का रीजन है, ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से संसाधनों का गढ़ था। ये यहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत सारे संसाधन पाए जाते थे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, इस सम्मेलन में एक और बात कही गई कि 1956 में क्या होगा, यूनिफिकेशन के लिए वोटिंग की जाएगी, ठीक है। मतलब अभी शासन जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन 1956 में क्या होगा, एक वोट कराया जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि यूनिफिकेशन हो और कितने लोग चाहते हैं कि यूनिफिकेशन ना हो, ठीक है। 2 साल बाद यानी कि कराया जाना था वोट। अब 1955 में क्या होता है, 1955 में जो नगोट दिन दिएन है, ये यूएसए की मदद से साउथ वियतनाम में बाओ डाई का तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई यूएसए ने क्यों कराया ये, तो यूएसए जान रहा था कि भाई जो बाओ डाई है इसको समर्थन नहीं मिल रहा है लोगों का, ठीक है, और ये उतना प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा है। यूएसए चाहता था अपनी कठपुतली बनाएं, हम यहाँ अपनी कठपुतली सरकार बैठाएं। फ्रांस जब नहीं कर पा रहा कुछ, तो क्या करते हैं, एंगो दिन दिएन को यहाँ तख्ता पलट उसको करा देते हैं, ठीक है। उससे सरकार स्थापित हो जाती है और वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि जो नगोदिन दिएम था ये कैथोलिक था, ठीक है, कैथोलिक चर्च से बिलीव करता था, ये रिलीजन से, जबकि साउथ वियतनाम में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे। अब नॉर्थ वियतनाम में किसका प्रभाव था, हो ची मिन का, साउथ वियतनाम में किसका हो गया, अब एंगो दिन दिएम का, ठीक है। लेकिन समस्या क्या हुआ कि ये कैथोलिक का था और जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो बौद्धिस्ट थी। अब इसलिए उसने क्या किया, उन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो वियतनाम के सपोर्टर्स थे। अब वियतनाम के सपोर्टर ज़्यादातर कौन थे, बौद्ध, ठीक है। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया इसने, कईयों को टॉर्चर किया, जिस कारण जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। अब जब विरोध करना चालू तो उसने क्या किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, साधुओं को, बुद्धिस्ट साधुओं को पकड़ पकड़ के मारना चालू कर दिया,
अब इस प्रताड़ना से बचने के लिए, इस प्रताड़ना का विरोध करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या किया, अपने आप को सामूहिक रूप से जलाने का काम चालू कर दिया। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो वीडियो पाएंगे आप कि बुद्धिस्ट जो एक मॉन्क है वो सड़क पे बीचों बीच अपने आप को समाधि ले रहे हैं, जला ले रहे हैं अपने आप को। ये क्या था? ये विरोध प्रदर्शन था। अब एंगो दिन दियन की तानाशाही देखिए, उसने क्या किया, 1956 के जो यूनिफिकेशन के इलेक्शंस होने वाले थे उसने उसको भी क्या कराया, रद्द करा दिया कि कोई इलेक्शन, कोई चुनाव नहीं होंगे। मतलब क्या हो रहा, धीरे धीरे एक तानाशाही सरकार की स्थापना करने का प्रयत्न किया जा रहा था। अब मिन ने क्या किया, यूएसएसआर और चाइना की सहायता से खुफिया मार्ग द्वारा, खुफिया मार्ग जिसको आप कहा जाता है होचिमिन ट्रेल्स, होचिमिन ट्रेल द्वारा क्या किया गया, हथियारों की सप्लाई की गई। कहाँ पे? साउथ वियतनाम में जो भी वियत मिन के सपोर्टर्स थे, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन था, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके जितने सपोर्टर्स थे उनको क्या किया गया, हथियारों की खपत वहाँ तक पहुँचाई गई। क्यों? ताकि वो लोग क्या कर सके, इस सरकार के खिलाफ लड़ सके, अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर सके। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो साउथ वियतनाम था वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, वियत मिन के लोग और साउथ वियतनाम की जो गवर्नमेंट थी या नेगो दिन दियन था, एक फ्रंट पे आ गए, वॉर स्टार्ट हो गई दोनों के बीच में। ठीक है, 1957 में क्या हुआ, दोनों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से विरोध या वॉर चालू हो गई। जो वियत मिन के लोग थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारना चालू कर दिया। आप मानेंगे नहीं, 1962 तक आते आते यूएसए के लगभग 9000 सैनिक मारे जा चुके थे वियत मिन के द्वारा। यूएसए क्या कर रहा था, साउथ वियतनाम में अपनी पूरी सेना भेज रहा था, स्पेशलिस्ट, अपने आर्मी स्पेशलिस्ट जो उनको ट्रेन कर सकें, यहाँ के लोगों को सोल्जर्स अपने भेज रहा था जो लड़ सकें। लेकिन इनका पासा उल्टा पड़ रहा था। क्यों? धीरे धीरे हम इसके कॉजेज पे चर्चा करें, क्यों ऐसा हो रहा था कि यूएसए जो था वो हार रहा था। ठीक है, अब 1961 में क्या हुआ, जो राष्ट्रपति थे वहाँ के केनेडी, जॉन केनेडी, उन्होंने क्या किया, वियतनाम में सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी। उन्होंने बोला कि हाँ, वहाँ पे हमारे लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना सैन्य अभियान लॉन्च करेंगे। कहाँ पे? वियतनाम में। अब इस अभियान को या इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना गया, ऑपरेशन रेड हैंड, ऑपरेशन रेड हैंड। अब इस ऑपरेशन में क्या किया गया, इसमें अमेरिकी विमान जो थे, जो अमेरिकन स्पेसशिप थी, उनको कहाँ भेजा गया, नॉर्थ वियतनाम में। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम के ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे जो वियत मिन के लोग थे वो रह रहे थे। अब वियत मिन के लोगों को पहचानना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इनकी कोई स्पेशल ड्रेस नहीं थी, ये आम कपड़े पहनते थे लोगों की तरह, आम लोगों की तरह। और इनकी जो पॉलिसी थी वो गुरिल्ला वॉर पॉलिसी थी, गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे छुप छुप के, नीचे ट्रेंचेस बना के, सुरंगें बना के नीचे ज़मीन में। और जो उत्तरी वियतनाम का जो पूरा एरिया था ये पूरी तरह से जंगल वाला एरिया था, घने वन थे यहाँ पे। ठीक है, तो इन लोगों को छुपने में आसानी होती थी, कभी पेड़ों पे छुप जाते थे, कभी नीचे सुरंग बना के छुप जाते थे। तो जो अमेरिकी जो सैनिक थे वो इनसे मुकाबला जल्दी नहीं कर पा रहे थे। अब इन्होंने इस बात से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए क्या किया, अमेरिका ने केमिकल वॉर स्टार्ट कर दी। जो एजेंट ऑरेंज केमिकल है इसका प्रयोग चालू किया। अब ये एजेंट ऑरेंज केमिकल कौन सा था, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल था, इससे पूरे जंगल के जंगल जल जाते थे। अब जंगल क्यों जला रहे थे ये, क्योंकि जो वियत मिन के लोग थे, जो उसके सोल्जर्स थे, वो कहाँ से लड़ रहे थे, जंगलों में छुप के। ये जंगलों में रहने वाले लोग थे। ठीक है, और इन जंगलों में क्या हो रहे थे, वियत मिन की सप्लाई। अब इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, जंगलों को निशाना बनाना चालू कर दिया। लेकिन इनके जो ये तरीके थे काम नहीं आए, क्योंकि गुरिल्ला वॉर पॉलिसी के तहत वो नीचे से सुरंगों में छुप छुप के लड़ रहे थे। अगर अमेरिकी सैनिक जान भी जाता था ना कि इस सुरंग के नीचे वियत मिन का सैनिक बैठा है, तो गलती से उसमें घुसता नहीं था, क्योंकि अगर ये घुस जाता था तो दोबारा वापस आने की संभावना उसकी खत्म ही हो जाती थी। ये उनसे मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब केमिकल वॉर का यूज़ कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं। अब मैंने बताया कि ये गुरिल्ला वॉर पॉलिसी के तहत छिप छिप के अटैक करते थे, तो ये
छिप छिप के अटैक करना जो यूएसए की पॉलिसी थी उसके विपरीत जा रहा था। वो तो प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे सामने आके, आओ भाई बंदूक लेके आ जाओ, लड़ रहे थे सामने सामने, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है, ऑपरेशन रेड हैंड हो गया, हाँ जी। चलिए 1964 में गल्फ़ ऑफ टोंकिन की घटना। अब गल्फ़ ऑफ टोंकिन कहाँ है, अगर आप देखेंगे जो वियतनाम का विभाजन किया गया था उस टाइम 17 डिग्री पैरेलल पे, तो उसी के ऊपर नॉर्थ वियतनाम अगर देखेंगे मैप में, सॉरी मैप आपको शो नहीं कर पाऊँगा, मैं मैप बनाना भूल गया, बट मेरे को लोकेशन याद है। अगर आप नॉर्थ वियतनाम को देखेंगे ऊपर का एरिया, तो उसके लेफ़्ट साइड में गल्फ़ ऑफ टोंकिन है, ठीक है। अब गल्फ़ ऑफ टोंकिन में क्या था, 2 अगस्त 1964 को नॉर्थ वियतनाम की आर्मी ने, जो वियतमिन की आर्मी थी, उसने क्या किया, एक अमेरिकी जहाज़ पर हमला किया। ऐसा किसने कहा, ऐसा अमेरिकी ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये षड्यंत्र था अमेरिका का वॉर में कूदने के लिए, क्योंकि वॉर में कूदने के लिए उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसको एक मौका चाहिए था, एक कारण चाहिए था कि हाँ हम इस कारण से कूद रहे हैं। अब जब वॉर में कूद रहे हैं तो जनता को कोई तो कारण बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोई तो कारण बताना पड़ेगा वहाँ की। इन्होंने क्या क्या बहाना बनाया, ऐसे लोग मानते हैं कि बहाना बनाया इन्होंने, वो कोई अटैक नहीं हुआ था वहाँ पे, इन्होंने खुद ही अपनी जो जहाज़ थे उसको उड़ा दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे जहाज़ पे अटैक हुआ है, हमारे सैनिक मारे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब अटैक करेंगे वियतनाम पे, जो वियतमिन के आर्मी है उस पर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। बस अब मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन रोलिंग थंडर स्टार्ट कर दिया। संसद में रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। रेजोल्यूशन पास करने के बाद क्या किया, अपनी सेना की खपत बढ़ा दी। वहाँ पे सेना भेजने लग गया, वहाँ पर लाखों सैनिक भेजे गए वियतनाम में वॉर लड़ने के लिए। ऑपरेशन रोलिंग थंडर स्टार्ट किया। अब ऑपरेशन रोलिंग थंडर क्या था, इस ऑपरेशन के तहत जो नॉर्थ वियतनाम था उसमें कॉन्टीन्यूस बॉम्बिंग की जा रही थी, कॉन्टीन्यूस बॉम्बिंग, लगातार बम बरसाए जा रहे थे, हर मिनट पे एक बम, हर मिनट पे एक बम। और जुलाई तक 50,000 सैनिक और नॉर्थ वियतनाम में उतारे गए इस ऑपरेशन के तहत। आप मानेंगे नहीं, हर महीने जो अमेरिका था ये 35,000 सैनिक हर महीने भेज रहा था वियतनाम में वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। यूएसए सारी हदें पार कर केमिकल वॉर शुरू कर देता है। जो ऑपरेशन रोलिंग थंडर था इसमें क्या हुआ, इसने केमिकल वॉर स्टार्ट कर दी। अब कौन से केमिकल, NEPALM, नेपाम, नेपाम केमिकल जो बहुत ही घातक केमिकल था। इसके साथ साथ जो एजेंट ऑरेंज जो पिछली वॉर में भी यूज़ किया जा रहा था। तो इन दोनों ही केमिकल्स ने क्या किया, ये लोग क्या करते, जहाज़ों के माध्यम से ऊपर से आते, जंगलों के ऊपर से केमिकल छिड़क के चले जाते। अब ये जो केमिकल थे ये क्या करते, जंगल के जंगल जला देते थे, ठीक है। और जब जंगल जल रहे थे उसमें रहने वाले लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब क्या हो रहे थे, मर जा रहे थे। इनका मेन मोटिव क्या था कि जो जंगल में छुपे हुए वियतमिन के जो लड़ाकू हैं उनको क्या किया जाए, मार दिया जाए, ठीक है। अब युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट है वो कहाँ आता है, युद्ध का टर्निंग पॉइंट 1968 में आता है, जनवरी 1968। क्या होता है, टेट ऑफेंसिव। टेट ऑफेंसिव क्या है, टेट ऑफेंसिव की घटना में नॉर्थ वियतनाम जो था उसने एक ही रात में जो साउथ वियतनाम था उससे कई इलाकों पर अटैक किया और लगातार अटैक किया। इसने रातों रात अपने सैनिक वहाँ भेजे और जो वहाँ के जो वियतमिन के नेता थे या जो लीडर्स थे या जो लड़ाकू थे उनको क्या किया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि त्राही त्राही मम मचा दो, जो दिखे उसको मार दो, यूएस ऑफिशियल जो दिखे उसको मारो, ठीक है। अब ये लोग साइगोन पहुँच गए। साइगोन क्या थी, साउथ वियतनाम की कैपिटल थी। साइगोन में क्या था, अमेरिकी दूतावास। अब उस दूतावास पर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया और कई यूएस सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे ही ऑपरेशन धीरे धीरे कई बार चलाए गए। इस ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेट 1550 यूएस सोल्जर्स जो थे वो एक ही रात में मारे गए, जिसने यूएस में हो रहे विद्रोह को तेज कर दिया। अब क्या हुआ, जब इतने भारी मात्रा में सैनिक मारे जा रहे थे, कोई विजय हाथ नहीं लग रही थी, तो यूएसए में क्या हुआ, विद्रोह चालू हो गया। यूएसए के लोग थे
उन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया। औरतें बच्चे सड़क पर उतर आए, युवा युवा सड़क पर उतर आए। क्यों युवाओं के सड़क पर उतरने का कारण ये था कि यूएसए में उस टाइम लॉ था, एक कानून था कि जो भी युवा हैं जीवन में एक बार तो उनको सेवा देनी पड़ेगी। किस में, आर्मी में। ठीक है, अब जब वियतनाम वॉर चल रही थी क्या हो रहा था, सेना की खपत हर रोज़ बढ़ाई जा रही थी। तब युवाओं को डर हुआ कि कहीं हमें भी ना भेज दिया जाए और हम भी ना मारे जाए यहाँ पर। तो युवाओं ने क्या किया, यूएसए छोड़ के भागने लग गए युवा। कई युवा जो थे इस टाइम वो यूएसए छोड़ के भागने लग गए थे बाहर। अब इसी बीच क्या हुआ, अमेरिकी सैनिक जो थे वो समझ चुके थे कि भाई हम यहाँ पर मुकाबला इनका नहीं कर पा रहे हैं। उनका डिसिप्लिन जो था वो टूट गया था बिल्कुल, वो डर गए थे। आप मानेंगे नहीं कि वो लोग अपने ही जो उपकरण थे, जो मशीनें थी, जो टैंक्स थे, उनको तोड़ने लग गए थे। क्यों, ताकि सरकार को बताएं कि देखो भाई हमारे टैंक सुरक्षित नहीं है, टूट गए हैं, हमारे पास कुछ सामान नहीं है, हम लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार बड़ी ढीठ थी, मान ही नहीं रही थी वो भी। अब जब चुनाव हुए, यूएस प्रेसिडेंट बदले गए, जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बने निक्सन, जो निक्सन थे, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, वियतनामाइजेशन। ठीक है, ये पॉलिसी बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटिव थी। ठीक है, अब इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था, इस पॉलिसी का मोटिव था अमेरिकी सैनिकों को घर वापस बुलाना। क्यों, क्योंकि सेना वहाँ पे ढंग से काम कर नहीं पा रही थी, सेना डरी पड़ी थी, सेना के बस की नहीं थी। सच बताएं तो गुरिल्ला वॉर पॉलिसी, जो गुरिल्ला वॉर पॉलिसी है उससे खिलाफ ये लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे। इनको पता ही नहीं था कैसे लड़ना है। अब ये लोग कौन से ऊपर से अटैक करने वाले, नीचे से जंगलों में जाकर बंदूकें मारने वाले। और वियतनाम के लोग क्या कर रहे थे, नीचे से छुप छुप के पकड़ के टांग खींच के नीचे पेड़ देते थे इनको अच्छे से। तो ये लोग क्या कर रहे थे, उनका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो जो वियतनामाइजेशन था, इसी के तहत 1972 तक आते आते वियतनाम में यूएस सोल्जर्स की संख्या 6900 रह गई थी। आप मानेंगे नहीं, जो सैनिक 5 लाख से भी ज़्यादा अमेरिका ने भेजे थे अपने वहाँ पे, वो घटकर 6900 हो गए थे। कैसे, कई लोग मारे गए, तो कई लोग घर आना ही नहीं चाह रहे थे, वो चाह ही नहीं रहे थे कि हम वापस यूएसए जाएं। क्यों, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी ऐसी थी, वो कह रहे कि यूएसए जाएंगे फिर हमें किसी न किसी मिशन में भेज दिया जाएगा फालतू के, हमारा जिससे लेना ही देना ही नहीं है। अब इस मिशन से क्या लेना देना था उनकी, कोई प्रत्यक्ष दुश्मनी तो थी नहीं वियतनाम से। लेकिन क्या किया, सिर्फ कम्युनिज्म को रोकने के लिए सेना अपनी लगा दी गई। अब इतनी भारी मात्रा में सेना मारी गई। कई लोगों ने क्या किया, यूएसए के जो सैनिक थे कई लोग वो पलायन कर गए, अन्य देशों में चले गए, अन्य देशों में कमाने लग गए। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन होने लगी तो मजबूरन अमेरिका को क्या करना पड़ा, 1973 में उसने पेरिस एग्रीमेंट जो था, पीस एग्रीमेंट, वो कर लिया। उसने बोला कि हाँ भाई हम एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, हमें शांति वार्ता मंजूर है। ठीक है, अभी जो एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट, इसमें क्या हुआ, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई कि अब युद्ध कोई भी आगे नहीं किया जाएगा। दोनों भागों को यूनाइट कर दिया गया। सोवियत वियतनाम, जो साउथ वियतनाम था और नॉर्थ वियतनाम था, दोनों को मिला दिया गया और इन दोनों को मिला के एक नाम रखा गया, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। आजकल भी अगर आप इसका नाम देखें तो इसका नाम वियतनाम नहीं है, पूरा नाम है इसका सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ठीक है, और इसकी राजधानी किसको बनाया, इसकी राजधानी तो जी पहले साइगोन थी, अब साइगोन से हटाकर उसका नाम बदल दिया गया साइगोन का, उसका क्या नाम किया गया, हो ची मिन। ठीक है, तो आप देखेंगे वियतनाम की राजधानी क्या है, हो ची मिन। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस यूनिट से या फिर इस चैप्टर से, वो आता है वियतनाम का जो वॉर थी, वियतनाम का जो युद्ध था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ कि जो कम्युनिज्म था उसकी जीत हुई, कहाँ पर, वियतनाम में। वियतनाम में कौन सी पार्टी जीती, कम्युनिस्ट। क्योंकि जो हो ची मिन थे, इनकी कौन सी पार्टी थी, इनकी पार्टी का नाम अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने बताया, कौन सी पार्टी थी इनकी, किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप, बाकी मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों को याद होगा भाई, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। ठीक है, जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट। और जीता कौन, हो ची मिन। जब हो ची मिन जीत गए तो क्या हुआ, विश्व भर में जो एक धारणा बनी हुई थी कि हाँ भाई जो पूंजीवाद है सबसे प्रबल है, सबसे तेज है, सबसे ताकतवर है, इस धारणा का क्या हुआ, अंत हो गया। क्यों, क्योंकि जीता कौन, कम्युनिज्म। ठीक है,
इस युद्ध में कई आम आदमी और सैनिक भी मारे गए। जो केमिकल वॉर हो रहा था, जो फ्रंट पे वॉर हो रहे थे, वो उससे क्या हुआ, कई लोग मारे गए। कई लोग क्या, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। 58,000 यूएस सोल्जर्स मारे गए थे, बताइए, 58,000 से भी ज़्यादा। अब इतने सैनिक तो उनके वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं मरे थे जितने इसमें मर गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में यूएसए को हानि हुई थी। सोवियत वियतनाम में कितने लोग मारे गए, 20 लाख से भी ज़्यादा आम आदमी। नॉर्थ वियतनाम में 11 लाख से भी ज़्यादा सैनिक और आम आदमी मारे गए थे। सोचिए, इतने भारी मात्रा में क्षति हुई थी वहाँ पर। ये दोनों ही जो देश बना, जो नया वियतनाम, बहुत सालों पीछे अपने आप ही चला गया। ये क्यों? क्योंकि जनसंख्या अचानक से कम हो गई। जो डेमोग्राफी है उस पर बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा। जो लैंगिक असमानता थी, क्यों? क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा कौन लड़ता था, आदमी। अब आदमियों की संख्या में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई। जो लैंगिक अनुपात था, लैंगिक अनुपात में डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, असंतुलन हो गया। अगला प्रभाव क्या पड़ा इसका, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रवास कर गए, क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध से बचने के लिए क्या हुआ, वियतनाम से लोगों को पलायन करना पड़ा। कई सारे लोग कहाँ चले गए, बाहर की कंट्रीज़ में। कई कंबोडिया चले गए, तो कई लाओस चले गए, कई यूएसएसआर चले गए, कई फ्रांस चले गए, कई अन्य कंट्री में चले गए, ताकि जो वॉर है उसके प्रभाव से बचा जा सके, ठीक है। और एक और प्रभाव है इसका, मेरे को याद आ गया वो, कि 1964 से 73 तक जो यूएस की मिलिट्री थी, उसने हर 8 मिनट में एक बम की थी, ऐसा रिपोर्ट आई थी। हर 8 मिनट में एक बम गिरा रहा था। मतलब लगभग उसने कितने बम गिराए, 260 मिलियन बम उसने इसमें गिराए वियतनाम में। सोच सकते कितनी भारी मात्रा पे वियतनाम को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसके क्षेत्र के क्षेत्र पूरे जंगल के जंगल तबाह कर दिए गए। जो एक बायोडाइवर्सिटी का एक एरिया था, ये इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी की यहाँ की, उसको क्या किया गया, नष्ट कर दिया गया पूरी तरह से, ठीक है। अब इस वॉर में जो अमेरिका था, उसको कितना खर्चा आया, 168 बिलियन डॉलर्स का। भैया ये किसी गरीब देश को मिल जाए ना तो उसका विकास अच्छे से हो जाए, 168 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। फिर जो यूएस सिद्धांत थे, मार्शल योजना, यहाँ भाई हमारा क्या काम है, जितने भी देश कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं उनको क्या करना, आर्थिक सहायता देना और अपनी तरफ खींचना, पूंजीवाद की तरफ खींचना। तो ये इतना पैसा खर्चा करके भी यहाँ जीत नहीं पाया। फिर डोमिनो सिद्धांत, अमेरिका क्या तर्क देके इसमें कूदा था कि जो अगर वियतनाम है, यहाँ पे अगर साम्यवाद की स्थापना हो गई तो पूरा एशिया चला जाएगा, पूरा एशिया में साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एशिया में कौन से देश में साम्यवाद है भाई, वियतनाम, चाइना, बस। क्या सारे देश साम्यवादी हो गए? नहीं। तो ये जो अमेरिका की अवधारणा थी, अमेरिका की जो पॉलिसी थी, वो क्या हुई, गलत साबित हो गई, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध से प्रभावित होकर पूरे विश्व में एंटी वॉर मूवमेंट्स प्रारंभ हो गए, ठीक है। लोगों ने क्या किया, लोग समझ गए थे कि वॉर से कुछ नहीं मिलने वाला, वॉर से क्या मिलेगा, सिर्फ हानि, मरण, लाभ, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ मृत्यु होगी, लोग मारे जाएंगे। अब जब लोग मरते हैं, सैनिक मरते हैं, तो सैनिक अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ के मरता है, बीवी बच्चे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन, क्या स्थिति गुजर रही थी वहाँ पे लोगों के ऊपर। तो विश्व में क्या हुआ, कई देशों में युद्ध के अगेंस्ट ड्राइव चलाने जाने लगी, ठीक है। लोग कहने लगे कि युद्ध किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर की जो नीति थी उसका अनुसरण दोबारा किया जाने लगा, ठीक है। फिर एशिया में चीन का प्रभुत्व बढ़ गया। क्यों? पहले क्या था, अमेरिका जब देखता कि एशिया में कोई देश ताकतवर हो रहा है तो उसको क्या करता, दबाने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था, एशिया में जब भाई साम्यवाद की जब जीत हो गई इस वॉर में, तब चाइना कौन सी कंट्री था, साम्यवादी। चाइना अपना आप ही सबसे शक्तिशाली बन गया एशिया में। अभी देखिए एग्जांपल आपके सामने है, उससे शक्तिशाली देश कोई है ही नहीं अभी एशिया में। एशिया में छोड़ो, अमेरिका को टक्कर देता है वो, ठीक है। फिर जनता की सोच में युद्ध को लेकर बदलाव आ गया। जो जनता पहले अमेरिका की, अगर हम अमेरिका के स्पेसिफिक बात करें, तो जो अमेरिका की जनता पहले वॉर को सपोर्ट करती थी,
अब वही क्या कहने लगी कि वॉर से कुछ नहीं मिलने वाला, वॉर के अगेंस्ट खड़ी होने लग गई। आप मानेंगे नहीं, सबसे बड़ा जो कारण था अमेरिका की हार का यहाँ पर, या अमेरिका को अपनी आर्मी वापस बुलाने का, वो जनता थी। क्यों? क्योंकि मीडिया इस टाइम तक एक्टिव हो चुकी थी और वहाँ के फुटेजेस लीक होने लग गई, वहाँ की वीडियोस लीक होने लग गए वियतनाम के, कैसे अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, कैसे मॉन्क्स मर रहे हैं, कैसे आम आदमी मर रहे हैं। तो क्या हुआ, जनता के मन में एक करुणा रस आने लग गया। ठीक है, जो पहले बिल्कुल हैवान थे, अब उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ आने लग गई। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके पेपर की दृष्टि से, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये ढंग से यार मैं तो कहूँ तो मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन मैंने अब पढ़ाई की तो आ गया। तो आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट्स हो अगर कुछ, और आप अप्रिशिएट करना चाहते हो हमारे एफर्ट को, तो कमेंट में ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।